हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम फिजिक्स का टॉपिक यांत्रिकी पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों को हर एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या अदर स्टेट की किसी भी वैकेंसी हो, सभी के अंदर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। तो कॉस्मोलॉजी के अंदर ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है ब्रह्मांड का अध्ययन? कॉस्मोलॉजी में। होरोलॉजी के अंदर यांत्रिकी एवं काल का अध्ययन किया जाता है। जो फिजिक्स के अंदर भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी के अंदर खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। बायोफिजिक्स के अंदर जीव तंत्रों के भौतिकीय पक्षों का अध्ययन किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर गुण लेखन या बीज लेखन संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी के अंदर शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एपिग्राफी, याद रखना। मेट्रोलॉजी के अंदर धातु का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी के अंदर भूकंप का अध्ययन किया जाता है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स के अंदर सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूमिस्मेटिक भी रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्रोस्टिक्स के अंदर ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जीवधारियों अथवा उससे प्राप्त पदार्थों के औद्योगिक इस्तेमाल का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स के अंदर अति निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स के अंदर प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। फोटोसोनिक्स के अंदर पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी के अंदर मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। ग्राफोलॉजी के अंदर हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स के अंदर वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी के अंदर शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी के अंदर चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो अब हम यांत्रिकी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ध्यान से करिएगा इनको। यांत्रिकी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई लागू कब की गई थी? तो 1967 में इस पद्धति को लागू किया गया था। एसआई के मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो 7 है। विज्ञान में मूल मात्रक के रूप में कौन सा इकाई का उपयोग होता है? तो एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है। एसआई पद्धति में वेग का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड है एसआई पद्धति के अंदर वेग का मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो न्यूटन इंटू मीटर या जूल होता है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन या फिर किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बल का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एसआई प्रणाली में दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। एम्पियर का मात्रक है विद्युत धारा का। तो एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है, याद रखना। मात्रक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। और कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कंफ्यूज करने वाले मात्रक हैं, दोनों को ध्यान से पढ़िएगा इनको। नेक्स्ट है तरंगों की आवर्ती की इकाई है तो हर्ट्ज होती है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला। एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है जूल। तरंग दैर्ध्य का मात्रक है तो ये एंगस्ट्रॉम का मात्रक है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम। आवेश का मात्रक है कूलाम। पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है मोल। क्या होती है? मोल। नेक्स्ट है विद्युत विभव का एसआई मात्रक है वोल्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव का मात्रक सेम होता है, याद रखना। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकंड। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट या वोल्ट प्रति एम्पियर। तो विभवांतर, विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव का मात्रक सेम होता है वोल्ट। विद्युत धारा नापने की इकाई है एम्पियर। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। किसका है? दूरी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारस्यिक इकाई है दूरी की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन याद रखना। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है तो क्या होती है? डेसिबल। शक्ति की इकाई है अश्वशक्ति। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। T⁻⁻1 विमा है तो ये आवर्ती एवं कोणीय वेग दोनों की विमा है। प्लांक स्थिरांक का विमा होता है m1 L2 T-1। त्वरण की विमा होती है L1 T-2। m1 L1 T-1 विमा होती है संवेग की। कोणीय संवेग की विमा क्या है? m1 L2 T-1। m1 L1 T-2 किसकी विमा है? तो बल की विमा है। कार्य की विमा क्या है? m1 L2 T-2। शक्ति की विमा क्या है? m1 L2 T-3। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। तो इसकी विमा होगी m1 L3 T⁻2। m-1 L3 T⁻2। m1 L-1 T-2 किसकी विमा है? तो ये प्रतिबल की विमा है। ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है तो m1 L1 T-3 θ-1। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम प्रमुख ही विमेय सूत्र को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे की एग्जाम के अंदर। तो क्षेत्रफल का विमेय सूत्र होता है m1 L2 T1। आयतन का होता है m1 L3 T1। घनत्व का होता है m1 L-3 T। विशिष्ट गुरुत्व का होता है m1 L1 T1। चाल का होता है m1 L1 T-1। वेग का होता है m1 L1 T-1। तो वेग और चाल का विमेय सूत्र समान होता है, याद रखना। तनाव का होता है m1 L1 T-2। शक्ति का होता है m1 L2 T-3। इनको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिबल का होता है m1 L-1 T-2। चुंबकीय फ्लक्स का होता है m1 L2 T-2 A-2। प्रेरक का होता है m1 L2 T-2 A-2। तो चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरकत्व का दोनों का विमेय सूत्र समान होता है, याद रखना। चुंबकीय प्रेरण का होता है m1 T-2 A-1। प्रतिरोध का होता है m1 L2 T-3 A-2। विभव विभवांतर का होता है m1 L2 T-3 A-1। गुप्त ऊष्मा का होता है m1 L2 T-2। विशिष्ट ऊष्मा का होता है m1 L2 T-2 K-1। पृष्ठ तनाव का होता है m1 L1 T-2। श्यानता गुणांक का होता है m1
L-1 T-1। जड़ तो आगमन का होता है M1 L2। घनत्व का होता है M1 L3। आवर्ती का होता है T-1। बल का होता है M1 L1 T-2। भार का होता है M1 L1 T-2। तो बल और भार का विमेय सूत्र समान होता है। दाब का होता है M1 L-1 T-2। कार्य का होता है M1 L2 T-2। ऊर्जा का होता है M1 L-2 T2। आवेग का होता है M1 L1 T-1। संवेग का होता है M1 L1 T-1। तो आवेग और संवेग का विमेय सूत्र समान होता है। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक का होता है M1 L2 T-1। त्वरण का होता है M1 L1 T2 या फिर L1 T-2। बल आघूर्ण का होता है M1 L2 T-1। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का होता है M1 L3 T-2। कोणीय संवेग का होता है M1 L2 T-1। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का होता है M1 L-1 T-2। संवेग परिवर्तन की दर का होता है M1 L1 T-2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है बल कौन सी राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। संवेग राशि है तो ये भी सदिश है। वेग राशि है तो ये भी सदिश राशि है। तो बल, संवेग और वेग सदिश राशियाँ हैं। ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। बलागुण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। कोणीय संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कार्य राशि है अदिश। शक्ति कौन सा राशि है? तो ये भी अदिश राशि है। विद्युत धारा राशि है अदिश राशि। दाब कौन सी राशि है? अदिश राशि। आयतन राशि है अदिश। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि। द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि। नेक्स्ट हम प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। समय का होता है सेकंड। क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर। आयतन का होता है घन मीटर। घनत्व का होता है किग्रा प्रति घन मीटर। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो वेग और चाल का समान मात्रक होता है, याद रखना। नेक्स्ट है बल का मात्रक होता है न्यूटन। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का होता है न्यूटन इंटू मीटर या जूल। ऊर्जा का होता है जूल। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है जूल। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट। दाब का होता है पास्कल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दाब का मात्रक पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में। ताप का होता है केल्विन। उष्मा का होता है जूल। तो उष्मा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है जूल। तीन भौतिक राशियाँ हैं, कार्य, ऊर्जा और उष्मा, तीनों का मात्रक होता है जूल। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। विशिष्ट उष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन। गुप्त उष्मा का होता है जूल प्रति किग्रा। परम ताप का होता है केल्विन। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम। विद्युत आवेश का होता है कूलाम। विद्युत विभव का होता है वोल्ट। विद्युत धारिता का होता है फेराड। ध्वनि तीव्रता का होता है डेसिबल। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रॉम। समुद्र की गहराई फेदम के अंदर मापी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तरंग लंबाई है मीटर। प्राध्वनि की गति मेघ के अंदर मापी जाती है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र का होता है गॉस। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर या मैक्सवेल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय तीव्रता का होता है टेस्ला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय प्रेरण का होता है गॉस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है न्यूटन प्रति कूलाम में। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में। वायुमंडलीय दाब भार के अंदर मापा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के लिए। संवेग का होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। लेंस की क्षमता का होता है डायोप्टर। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर। जड़त्व आघूर्ण का होता है
किग्रा वर्ग मीटर। श्यानता का होता है न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। खगोलीय दूरी का होता है प्रकाश वर्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तलीय कोण का होता है रेडियन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोणीय वेग का होता है रेडियन प्रति सेकंड। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है A बराबर V माइनस यू बटे टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का आधुनिक मात्रक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अरग के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। तो 746 वोट के होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या है। तो किलोवाट इंटू घंटा kWh, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1 किलोवाट हावर में बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। लंबी दूरी का मात्रक क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है। तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के। एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल के। एक फेदम बराबर होता है 6 मीटर के। एक बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल के। एक नैनो बराबर होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर के। एक गैलन बराबर कितने लीटर होता है। तो 4.55 लीटर। एक बैरल बराबर कितने गैलन होता है। तो ये होता है 37.5 गैलन के। एक क्यूबिट बराबर कितने इंच होते हैं। तो 18 इंच होते हैं। एक लीग बराबर कितने मील होंगे। तो 3 मील होंगे। एक पिकोग्राफ बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है 100 मिलीमीटर के। एक पाउंड में होता है 453 ग्राम। एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 30.48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मात्रकों का एक ही पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। एक फुट बराबर होता है 0.30 मीटर के। एक गज बराबर होता है 0.91 मीटर के। एक मील बराबर होता है 1.60 किलोमीटर के। एक फेदम बराबर होता है 1.8 मीटर के। एक चैन बराबर होता है 20.11 मीटर के। एक नॉटिकल मीटर होता है 1.85 किलोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ग इंच होता है 6.45 वर्ग सेंटीमीटर के। वर्ग फुट होता है 0.09 वर्ग मीटर के। एक वर्ग गज होता है 0.83 वर्ग मीटर के। एकड़ बराबर होता है 10 की पावर 4 वर्ग मीटर। एक वर्ग मील होता है 2.58 वर्ग किलोमीटर के। घन इंच होता है 16.38 घन सेंटीमीटर के। घन फुट बराबर होता है 0.028 घन सेंटीमीटर के। घन यार्ड होता है 0.76 घन मीटर के। एक लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर के। एक पिंट बराबर होता है 0.56 मिलीलीटर के। एक ग्रेन बराबर होता है 64.8 मिलीग्राम के। एक ड्रम बराबर होता है 1.77 ग्राम के। एक ओस बराबर होता है 28 ग्राम के।
1 पाउंड बराबर होता है 0.45 किग्रा के। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 गज बराबर होता है 3 फीट के। 1 मील बराबर होता है 8 फ्लांग के। 1 मील बराबर होता है 5280 फीट के। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 6080 फीट के। 1 फेदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर। 1 डाइन बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन के बराबर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 पाउंड बराबर होता है 0.13 न्यूटन के। 1 अर्ग बराबर होता है 10 की पावर 7 जूल के, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वोट के, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 37 सेंटीग्रेड बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 122 फ़ारेनहाइट के। -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है -40 फ़ारेनहाइट के बराबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। 32 फ़ारेनहाइट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक को देखने वाले हैं। तो 10 के पावर 24 होता है योटा, जिसे वाई से प्रदर्शित प्रतीक है इसका। 10 की पावर 21 होता है जेटा, जो जेड से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर 18 होते हैं एक्सा, जो ई से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर 15 होता है पेटा, जो पी से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर 12 होता है टेरा, जो टी से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर 9 होता है गीगा, जो जी से प्रदर्शित किया जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। 10 की पावर 6 होता है मेगा, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, एम से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर 3 होता है किलो, जिसे के से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर 2 होता है हेक्टो, जो एस से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर 1 होता है डेका, जो डी ए से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर -1 होता है डेसी, जो डी से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर -2 होता है सेंटी, जो सी से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर -3 होता है मिली, जो एम से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर -6 होता है माइक्रो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 10 की पावर -9 होता है नैनो, जो एन से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर -12 होता है पिको, जो पी से प्रदर्शित किया जाता है। तो माइक्रो, नैनो और पिको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 की पावर -15 होता है फेमटो, जो एफ से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर -18 होता है एटो, जो ए से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर -21 होता है जेप्टो, जो जेड से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर -24 होता है योक्टो, जो वाई से प्रदर्शित किया जाता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो 1000 मीटर के बराबर होता है। न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधी नियमों की व्याख्या किया? तो गति संबंधी नियमों की व्याख्या न्यूटन ने किया था और इसकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया। जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, तो ये त्वरण कहलाता है। बल एवं समय का गुणनफल होता है आवेग। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवेग परिवर्तन को कहते हैं आवेग कहा जाता है। जड़त्व आघूर्ण का समीकरण है I = m/r²। कोणीय वेग के लिए समीकरण होता है ओमेगा = θ/t। कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कहते हैं, तो इसे कोणीय संवेग कहा जाता है। उड़न काल टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र है 2u sin θ/g। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होता है, तो बल की परिभाषा प्राप्त की जाती है, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जड़त्व का संख्यात्मक मान द्रव्यमान है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। P बराबर होता है mv, तो v को 2 गुना करेंगे तो संवेग भी 2 गुना होगा, क्योंकि P समानुपाती होता है v के। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह रेखीय संवेग का संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। एक गतिशील बस में
एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है। यह किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम का पालन करता है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को कहते हैं, तो इसे जड़त्व कहा जाता है। एक समान वर्तीय गति में चाल अचर रहती है एवं वेग चर होता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोणीय वेग पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो 45 डिग्री के कोण पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई तय कर सके? तो 90 डिग्री के कोण पे। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों के समान दूरी तय करती है तो औसत चाल बराबर होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है औसत चाल ज्ञात करने के लिए। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय, पहले पूछा गया था समान दूरी, अब समान समय तक चलती हो तो औसत चाल होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं दोनों, न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। घर्षण गुणांक के लिए समीकरण है U बराबर F अपॉन R। घर्षण गुणांक का मात्रक है, इसका मात्रक नहीं होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बड़ा घर्षण बल है चरम घर्षण बल। दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण है घर्षण की कमी के कारण। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से क्या प्राप्त होता है? बल की माप प्राप्त की जाती है इससे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणीय वेग का मात्रक है रेडियन प्रति सेकंड। बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण का, तो F बराबर होता है m इंटू ए। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। घूर्णन करती एक ही गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक ही कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का प्रथम गति नियम। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो आरोपित बल के कारण। गतिशील वाहन के अचानक रुकने की यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? जड़त्व के कारण गिर पड़ता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की संभावना का कारण है विश्राम जड़त्व। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में घर्षण कम होता है, इस कारण से। गति ऊर्जा का अभिव्यंजक है हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है mgh। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम के अंदर, दोनों सूत्र को याद रखना। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर गति को 4 गुनी कर दिया जाएगा तो इसका स्क्वायर होगा तो 16 गुनी हो जाएगा गतिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु की गति को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो 2 का स्क्वायर होगा 4 गुना। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिक के संलयन के कारण होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो डायनेमो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सोलर सेल में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? विद्युत बल्ब है।
विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो सितार रूपांतरित करता है। एक वस्तु उदासीन साम्य अवस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो शून्य हो जाएगी। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले उपकरण। तो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। विद्युत मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब करता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत सेल करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल परिवर्तित करता है प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती करता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। इंजन करता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सितार करता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट है यदि वस्तु की चाल आदि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी 1/4 रह जाएगी। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है नियत रहती है। यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ होगा W/P। आभास क्या है? यह बल जो लीवर पर लगता है उसे आभास कहा जाता है। टेकोमीटर यंत्र से नापा जाता है घूमने की गति। G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। G का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम और G का मान ध्रुव पर होता है अधिकतम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान होता है घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर G का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर G का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान होता है 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है? तो 81.5 गुना अधिक है। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी अधिक है? 4 गुनी अधिक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। पहले एग्जाम में पृथ्वी के लिए पूछा जाता था, अब एग्जाम के अंदर सूर्य और चंद्रमा के लिए पलायन वेग पूछता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान से पढ़िएगा। पलायन वेग का समीकरण होता है √2gr। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का आभासी भार वास्तविक भार से बड़ा होता है क्योंकि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। इस कारण से गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी न्यूटन ने। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है तो भारहीनता का अनुभव होता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 24 घंटे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति के नियम प्रतिपादित करने वाले थे, तो केपलर के द्वारा गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है, करीब 28 दिन का समय लगता है। किस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं थर्मोस्फीयर में। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। रिपीटेड क्वेश्चन है। भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। दो गेंद जिनका भार अलग अलग है एक चोटी से गिराई जाती है तब दोनों एक साथ पहुंचेंगे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई
छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है इस कारण से। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर की रेखा आधार से होकर जाती है इस कारण से। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? तो वॉन ग्यूरिक ने की थी। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 1 बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। 1 सेंटीमीटर पारा दाब होता है 1.33 × 10³ पास्कल के बराबर। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के। 1 मिली बार बराबर होता है 10⁻² पास्कल के। 1 टोर बराबर होता है 133.8 पास्कल के। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर होगा। दूध का घनत्व किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? लेक्टोमीटर के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। हवाई जहाज से यात्री करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक अधिक होने के कारण। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है, याद रखना। परम दाब बराबर होता है गैस दाब प्लस 1 भार के। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र से आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना घटता है। वायुमंडल में किस कारण बादल तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है, इस कारण से ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। बर्फ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो। इस कारण से पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। इस कारण से ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ताप पर क्यों उबलता है? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण से। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण से। समतल के अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेने क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब घटता है, इस कारण से। उड़ान के पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्य वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है, इस कारण से। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम इंटू मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? 0 होता है। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और 1/9 भाग नीचे रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर की ओर उड़ जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील की गोले पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तैरना गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होता है अथवा अल्कोहल से भारी होता है। इस कारण से वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है केशिकत्व के कारण है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यून क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव होता है। केशिका नली में जल का ऊपर सतह होता है अवतल, पारा का ऊपरी सतह होता है उत्तल। पानी में केरोसिन तेल का छिड़काव करने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। किस कारण पानी कांच को भिगोता है? असंजक बल के कारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए तेल को गिराया जाता है। नेक्स्ट है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है केशिकत्व के कारण। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत है पृष्ठ तनाव। जब ब्रश को पानी में डुबाते हैं तो बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण है। श्यानता गुणांक का विमा है m1 l-1 t-1। श्यानता गुणांक का मात्रक होता है पॉइज। क्या होता है? पॉइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोक का सूत्र है F बराबर 6 पाई n/v। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की श्यानता होती है 1 × 10⁻³ पास। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लिसरीन की श्यानता होती है 14.1 पास। सामान्य जल का पृष्ठ तनाव होता है 73 डाइन प्रति सेंटीमीटर। वायु की श्यानता पानी की श्यानता से होती है कम होती है। गाढ़े दरों में श्यानता अपेक्षाकृत होती है अधिक। तरल के प्रभाव की दर मापा जाता है बेंचुरी मीटर से। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली का सिद्धांत पर। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ़ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पानी का घनत्व महत्तम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुक का सिद्धांत संबंधित है प्रत्यास्थता से। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक सेम है, याद रखना। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमा होता है m1 l-1 t2। सर्वाधिक प्रत्यास्थता होती है स्टील के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का। एक ही दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु एक ही सेकंड में जितना कंपन करती है कहलाती है आवर्ती कहलाती है। आवर्ती का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। सरल आवर्त गति निस्ताबित करने वाले यंत्र का आवर्तकाल निर्भर करता है बल नियतांक पर। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान होता है 0। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक खोखले गोलक में पारा भरा हुआ है। इसमें से आधा पारा को निकाल दिया जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। एक दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? तो चरमावस्था पर अधिकतम होगी। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल हो जाएगा
तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, √2 गुना बढ़ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा तरंग, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।